नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं विषय हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारा सा मॉर्निंग के साथ सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग आपको। और इसी गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मन में इरादा ठान लिए हैं कि हमें कुछ बनना है, तो फिर आंधी आए तूफान आए वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपने कुछ दिनों पहले अभी राहुल गांधी का एक भाषण देखा होगा कि बरसात हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना भाषण स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब है उनका इरादा जो है एकदम क्लियर है, एकदम साफ है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ करके जाना है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी जो भी मंजिल है उसके प्रति बहुत ही मजबूती से काम करना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग कंटेंट इसमें डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? और फ्रेंड इस प्रेजेंटेशन को, इस स्लाइड को हमने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है ये अभी हाल ही में किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज कैप्टन, ऑप्शन नंबर बी एनी एर्नॉक्स, ऑप्शन नंबर सी माइकल क्लार्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो एनी एर्नॉक्स हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या था, कैसे बना, सारा चीज़ इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर वीडियो सच में पसंद आता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसको अन्य से भी शेयर करें कि इसमें कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अगर कंटेंट सच में आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है यह एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, ठीक है। और इनको देखिए, ये एक बहुत ही साहसी और संवेदनशील लेखिका है, ठीक है, जो कि इनको मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये फ्रांस की रहने वाली है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को लिटरेचर का साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 के लिए, ठीक है। तो इससे ये एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। अभी आते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो है ये कौन थे और इनका क्या इतिहास है, इनके नाम पे ही क्यों मतलब ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है। तो देखिए, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से ये एक माना जाता है नोबेल पुरस्कार, और इसको देता कौन है? तो नोबेल फाउंडेशन जो स्वीडन में है उसके द्वारा दिया जाता है। और किस वैज्ञानिक के नाम पे? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है इनके नाम पे दिया जाता है। कब से शुरू हुआ? 1901 से देना शुरू हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ये कब से देना शुरू हुआ है? 1901 से देना शुरू हुआ है अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में। और कौन देता है? स्वीडन देता है, मतलब ये जो नोबेल फाउंडेशन है वो स्वीडन में है और उसी के द्वारा 1901 से ये देना शुरू हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे साहित्य, भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये 6 मतलब क्षेत्र में दिया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से जो देखिए, इस पुरस्कार के रूप में जो है इसको 14 लाख डॉलर इसमें राशि दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसका जो शुरुआत है ये कैसे हुआ, हम लोग इस बारे में करेंगे कि कब और कैसे किसने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 355 आविष्कार किए, ठीक है। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। आप लोग सभी को जानते हैं ना कि डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। और 355 नए नए आविष्कार किए थे, जिसमें से एक ठो डायनामाइट भी था। और 1867 में ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ठीक है। दिसंबर 1876 में
पहले इनकी मृत्यु हो गई थी अल्फ्रेड नोबेल की, और अपनी जो संपत्ति है उन अपने मृत्यु होने से पहले एक बहुत बड़ा जो संपत्ति का हिस्सा है वो एक ट्रस्ट को दान कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जब ये डायनामाइट का खोज किए थे ना, तो इनका वजह से बहुत लोग मरना शुरू हो गए थे। मतलब जैसे डायनामाइट तो बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है, तो जहाँ भी ये फटता था तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उसी केस में इनको सब ना मौत का सौदागर का नाम से भी बोलने लग गया था। तो इनका जो मृत्यु हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की पेटेंट को मिला। इनको डायनामाइट का पेटेंट, हर चीज़ में खोज में पेटेंट कराना पड़ता है, आप लोग को मालूम होगा। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनामाइट से पहला विस्फोट किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? तो इंग्लैंड में किया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1867 में 14 जुलाई को डायनामाइट बनाने के दौरान एक हादसे में जो अल्फ्रेड नोबेल है इनका भाई का भी निधन हो गया था। तो ये भी है, और इन्हीं का याद में जब ये ट्रस्ट को दान कर दिया, अपना जो हिस्सा है संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान कर दिया, उसी ट्रस्ट के द्वारा इनका जो इतना बड़ा हिस्सा संपत्ति का है, उसी संपत्ति से पैसा निकाल निकाल के हर साल नोबेल का पुरस्कार बांटा जाता है। ठीक है, और ये दो जगह दिया जाता है, स्वीडन और नॉर्वे में दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर और शांति और इकोनॉमिक्स, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल का पुरस्कार, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेडिसिन का क्षेत्र में, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और पीस। अभी कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन, भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिकी में 1983 में। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 1998 में। वेंकटेश रमन रामकृष्ण, रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री में 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी को शांति का पुरस्कार मिला था 2014 में। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी। ठीक है, दोनों को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये रहा। अभी जो 2022 में फिजिक्स का मिला था उसको भी हम लोग इसमें लगाए हैं स्लाइड में, और इसमें केमिस्ट्री का भी है। तो आप कहीं भी नहीं जाइएगा, आपको स्लाइड अच्छा लगता है तो ज़रूर आप सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए, नोबेल का पुरस्कार इन फिजिक्स, ठीक है, 2022 एलन एस्पेक्स, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन जिलिंगर, ये नोबेल का फिजिक्स में मिला हुआ नोबेल पुरस्कार है 2022 का, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के रूप में चुना है? ऑप्शन नंबर ए पी आर श्रीजेश, ऑप्शन नंबर बी सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर सी अंजुमन चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में पी आर श्रीजेश को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पी आर श्रीजेश, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, ये गोलकीपर ऑफ द ईयर का विनर है। और महिला में अगर पूछ लिया जाए, अगर महिला में ही पूछ लिया जाए तो देखिए यहाँ पे सावित्री जो है ये महिला में नंबर 1 है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोलकीपर ऑफ द ईयर। देखिए, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसमें मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है हॉकी के जादूगर, इसे याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? तो सविता पुनिया को मिला है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राइजिंग स्टार, जो राइजिंग स्टार है ये किसे मिला है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये मुमताज़ खान को मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में की गई थी, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, इसे याद कर लीजिएगा। वर्तमान में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ये सैफ अहमद हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपको सच में हमारा प्रयास अच्छा लगता है, ये स्लाइड अच्छा लगता है, डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। यहाँ कंटेंट A1 मिलेगा, है ना। देखिए, हॉकी के हीरो, इनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है।
तो इसे भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। हॉकी में महारत के चलते जो तानाशाह थे हिटलर, ये भी इनके दीवाने थे, ठीक है। और उन्होंने हिटलर ने इनको अपने तरफ से जर्मनी के तरफ से खेलने के लिए न्योता भी भेजा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि मेरी जन्म जो है वो धरती हिंदुस्तान में हुआ है, तो हम अपने हिंदुस्तान के लिए ही खेलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से ज़्यादा गोल इनको करने का एकमात्र मतलब रिकॉर्ड है, और इनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपको मालूम होगा कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला किया करता था, अभी वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें जो इनाम की राशि है ये 25 लाख रुपये कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में और 2021 में, अभी 2022 का तो मेजर खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन 20 और 21 हम लोग यहाँ पे दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। रोहित शर्मा क्रिकेट में, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, पैरा एथलीट्स है, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ये 2020 के थे। 2021 में नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड 2021 है, इसमें नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, ठीक है, रवि कुमार जो है, लवलीना बोरगोहन, PR श्रीजेश, ठीक है, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह को दिया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? इसमें हम लोग UAPA के जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हाल ही में ये जो UAPA हैं, इसके जो अध्यक्ष ये दिनेश कुमार बने हैं, ठीक है, पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार, जस्टिस दिनेश कुमार बने हैं, दिनेश कुमार शर्मा, ठीक है। अभी UAPA है क्या, इसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। UAPA का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ मतलब देश में कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए ये किया गया है। दिनेश कुमार जो शर्मा है ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अनलॉफुल एक्ट किसको कहते हैं, इसमें हम लोग बताए हैं कि देखिए कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ 1967 में आएगा, ठीक है। मेंबर अगर टेररिस्ट का मेंबर है उसको भी, आप उसको फंड करते हैं उसको भी, ठीक है। क्या है, देखिए अगस्त 2019 में इसका जो संशोधन किया गया था ये संसद में पास हो गया बिल, ठीक है। जांच के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, ठीक है। UAPA में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज किया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखिए संशोधन कब कब हुआ है, तो 1967 में ये पहली बार UAPA एक्ट लागू किया गया था, फिर 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। ये सब आपको हमने स्लाइड में बना के दे दिया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप UAPA समझ में आ गया होगा। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब टेररिस्ट से रिलेटेड है तो उसके लिए, और इनका जो अपॉइंटमेंट है जो अभी हाल ही में PFI को बैंक किया गया है उसी के लिए ये इनका रिव्यू के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर A मोहित भाटिया, ऑप्शन नंबर B दिलीप आजबे, ऑप्शन नंबर C ललित भासिन, ऑप्शन नंबर D भरत लाल। तो अभी हाल ही में जो बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के CEO बने हैं ये मोहित भाटिया बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो स्थापना है ये इसका स्थापना 7 सितंबर 1906 में किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। और प्रेजेंट में जो बैंक ऑफ इंडिया के CEO और MD है अतानु कुमार दास है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यही है मोहित भाटिया। और ये आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट बता दिए थे हम लोग, पहले भी इसको डिस्कशन किया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मोहित भाटिया हो गया। संजीव कुमार अभी आयुध के महानिदेशक बने हैं। संदीप कुमार जो है ये गेल के नए अध्यक्ष बने हैं। पंकज त्रिपाठी ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकन घोषित किए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रिसेंट नियुक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें बता दे रहे हैं आपको बहुत सारा चीज़, इसमें पहले से हम लोग डिस्कशन कर दे। ललित भासिन जो है अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। राजेंद्र कुमार ESIC के महानिदेशक बने हैं। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त जो है ये अजय भादु बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। दिलीप आसपे जो है NPCI के MD और CEO हैं। और नागेश सिंह जो है थाईलैंड में भारत के राजदूत हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रशांत कुमार LIC इंडिया के नए MD और CEO है।
और मुकुल रोहतगी है, ये जो है अटॉर्नी जनरल बने हैं। सुमंत कठपालिया इंडसइंड बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए कायरा अडवाणी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये जो है इससे पहले क्या बोलते हैं, विराट कोहली भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये एक बार याद कर लीजिएगा। जैसे ब्रांड एम्बेसडर, ये एक स्मार्ट वॉच कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, रवि शास्त्री फैनकोट के ब्रांड एम्बेसडर है। वानी कपूर नॉइज़ जो ये भी स्मार्ट वॉच बनाती है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। रामचरण अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैश्विक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुरी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पटना बिहार। तो ये जो भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैश्विक स्कूल जो वैदिक स्कूल है, ये पूरी उड़ीसा में किया गया है। ये वैदिक स्कूल है ना, वैदिक स्कूल, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि लोगों को वेदों के बारे में आगे मतलब ज्ञान को प्रसार करने के लिए और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसको खोला गया है। और इसका जो उद्घाटन है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। भारत का पहला जो राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला गया था, इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो अभी झारखंड के द्वारा औद्योगिक नीति मतलब इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लागू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, झारखंड के द्वारा किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं और रांची राजधानी हो गया। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा कि 7500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इसे याद कर लीजिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में ही स्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोहबर पेंटिंग जो है, इसका झारखंड के कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था, इसे याद कर लीजिएगा। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में ही मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला पहला राज्य बिहार बना था, दूसरा राज्य उड़ीसा और तीसरा राज्य झारखंड बना है, ये अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला, ठीक है, तीसरा राज्य झारखंड बना है। जून माह के लिए जो अर्बन मिशन जो डेल्टा रैंकिंग है, उसमें झारखंड जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। टोबैको नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार झारखंड को मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। गुरुजू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड का जामताड़ा जिला ऐसा जिला बना है जहाँ पे हर गांव में पुस्तकालय खुला गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में कौन उभर कर सामने आया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो अभी हाल ही में भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ठीक है, देखिए भारत जो है इस बार 5000 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है, गन्ना का उत्पादन किया है, और 109 लाख मैट्रिक टन चीनी का निर्यात किया। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट किया है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री भी चीनी का वो भारत बना है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट मतलब जो गन्ना का रस से वो एथेनॉल बनाया जाएगा, वो कहाँ पे प्लांट लगाया गया है? तो पूर्णिया बिहार में लगाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एज वेल एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, सबसे ज़्यादा खपत कंज्यूमर भी भारत है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाला भी भारत है चीनी का, और एक्सपोर्ट निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो है नोबेल पुरस्कार, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कैरोलिन बटरोजी, ऑप्शन नंबर बी बैरी कार्पोर्शल, ऑप्शन नंबर सी मॉटल मेडल। तो जो सही आंसर है उपयुक्त सभी इन सभी को ये रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम दे दिए हैं कैरोलिन आर
बटोरजी, मॉर्टेन मेडल, के बैरी, सर्पुलेस। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ये तो मतलब नोबेल का पुरस्कार पेपर में छपा हुआ है, तो ये याद कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स का नहीं, हम लोग पीस प्राइज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में एनपीसीआई ने किस देश में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए ओमान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तभी हाल ही में जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये ओमान देश में रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक भारत का ही निकाय है, इसे याद कर लीजिएगा। और जितना भी यूपीआई पेमेंट होता है, ये सब एनपीसीआई के माध्यम से ही होता है। और इससे क्या होगा कि दोनों देशों में व्यापार करने में भी सुगमता आएगी, इसे भी याद कर लीजिएगा। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, ठीक है। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाद है, इसे याद कर लीजिएगा। और ओमान के वर्तमान में सुल्तान कौन है? तो हेतम बिन तारिक है, इसे याद कर लीजिएगा, हेतम बिन तारिक। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो हमारा डिज़ाइन करना और इतने सारे फैक्ट्स बहुत कम समय में आपको प्रोवाइड करना आपको अच्छा लगता होगा। अगर सच में हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, हमारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।